सुप्रभात बच्चों, पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कवि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित कविता छोटा मेरा खेत। कवि उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता छोटा मेरा खेत में बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कवि कर्म को समझाया है। कवि कर्म मतलब कवि के काम कैसा होता है। तो कवि ने अपने कर्म को समझाते हुए किसान का उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसान ऐसा क्या करता है जिसको कवि अपने कर्म से तुलना कर रहा है। तो कवि ने समझाया कि जो किसान होता है वो अपने खेत को क्या करता है, सबसे पहले अपने खेत के अंदर यानी कि अपने ज़मीन का टुकड़ा जो कि चौरस होता है, चौकोर होता है, उसके अंदर सबसे पहले बीज होता है। जिस चीज़ का बीज बोएगा वो तो वैसे ही फसल किसान को प्राप्त होगी। बीज बोने के बाद किसान क्या करता है, उसमें पानी देता है, अपनी ज़मीन में रसायन पदार्थों का प्रयोग करता है ताकि ये बीज गल जाए, और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है ताकि कीड़े मकोड़ों से बचा रहे। उसके बाद पानी और रसायन पदार्थों के प्रयोग के बाद उसमें से, उन बीजों में से पौधे अंकुरित होने लग जाते हैं। पौधे अंकुरित होना मतलब पौधे निकलने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, किसान उसकी पूरी देखरेख करता है और इन पौधों में से बाद में वही फसल, वही फल, वही फूल उगकर सामने आते हैं जो बीज किसान ने बोया था। तो यही बात, यही उदाहरण कवि अपने ऊपर लेता है कि जो कवि है उसका खेत उसका कागज का टुकड़ा है। इन दोनों के अंदर क्या समानता है, जो किसान है उसका खेत भी चौकोर चौरस होता है और कवि का कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर वो लिखता है वो भी कैसा होता है, चौकोर होता है, चौरस होता है। तो जो किसान है उसका खेत, कवि का क्या है, कागज का टुकड़ा। उसके बाद किसान ने क्या किया था, किसान ने बीज बोया था। तो इस कवि के बीज क्या है, उसके विचार मतलब जो वो सोच रहा है। अब एक कवि है, उसको विचार आता है, सबसे पहले उसके अंदर भाव आते हैं कि उसे क्या लिखना है, वो क्या सोच रहा है, वही उसके बीज है। जिस चीज़ का बीज किसी चीज़ के अंदर डल जाता है वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है हमारे परिणाम के रूप में। तो ये जो कवि है उसका बीज हुए उसके विचार, उसकी सोच। अब जो किसान ने पानी और रसायन पदार्थ डाला उस बीज को गलाने के लिए, उसको परिणाम सामने लेकर आने के लिए, तो कवि के लिए वो पानी और रसायन पदार्थ क्या है, वो है उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना। क्योंकि कोई भी कवि किसी भी रचना को बिना कल्पना के नहीं कर सकता, उसे कल्पना करनी पड़ती है, इमेजिनेशन करनी पड़ती है। तो ये जो कवि है, जो उसके मन में विचार आया फिर वो कल्पना करता है। उसके बाद ये जो पौधे थे, जो पानी, रसायन पदार्थ, किसान की देख रेख करने के बाद ये जो पौधे सामने आए, परिणाम सामने आया, तो जब कवि इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, वो अब कवि के क्या है, वो है कवि के शब्द जो उसने सोचा। अब वो उस कागज पर उसको शब्दों के रूप में लेकर आता है। किसान के लिए जो ये पौधे थे वहाँ से क्या निकला, वहाँ से फल, फूल, फसल निकली। अब इन शब्दों से कवि की क्या बनी, कवि की बन गई रचना। रचना मतलब जो भी उसने कहानी, जो भी उसने कविता लिखी वो बन गई। तो इसी चीज़ को देखो, किसान सबसे पहले क्या करता है बच्चों, सबसे पहले वो खेत का टुकड़ा लेता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है, उसके बाद रसायन पदार्थों का प्रयोग करता है, फिर उसमें से क्या अंकुरित होते हैं, पौधे, उसके बाद परिणाम क्या आता है, फल, फूल, जो बीज उसने बोया वो परिणाम सामने आ गया। अब कवि ने खेत के रूप में किसको लिया, कागज को। बीज क्या है, उसके विचार। रसायन पदार्थ क्या है, उसकी कल्पना, इमेजिनेशन। पौधे क्या निकले, जो कवि ने शब्द प्रयोग किए। फल, फूल उसका परिणाम थी, शब्दों को जोड़कर जो उसका परिणाम सामने आया वो है कवि की रचना। तो बच्चों, इस कविता को करने से पहले हम इसके कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। चौकोना, चौकोना मतलब चार कोनों वाला। निशेष मतलब समाप्त। पल्लव, पल्लव क्या होता है,
पत्ते। नमित, नमित क्या होता है? झुका हुआ। रस, एक रस जो आप फल खाते हैं उसमें से जो रस निकलता है हम उसको बोलते हैं, किसी भी फ्रूट का निकाला हुआ जूस, रस। लेकिन काव्य में जो प्राप्त आनंद होता है यहाँ पर ये वो रस है। जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं तो उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है, हम कोई मूवी, कोई फिल्म देखते हैं तो उससे हमें जो प्राप्त होता है, हंसी भी आ जाती है और बहुत सैड, बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो रस मतलब काव्य से प्राप्त आनंद। अलौकिक, अलौकिक मतलब अनूठा, बिल्कुल अलग। अनंतता, अनंतता जिसका कोई अंत नहीं है। अक्षय, अक्षय मतलब जो खत्म न हो। बच्चों अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना। कि जो किसान है उसका जो खेत होता है चौकोना, चौकोना मतलब चौरस, चार कोने वाला। वैसे ही कवि का जो पन्ना है जिस पर वो लिखता है, पेज, वो भी कैसा होता है? चौरस। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। अंधड़ मतलब आंधी। कि जो किसान है वो क्षण का बीज वहाँ बोया, अपने इस खेत में बीज बोता है। वैसे ही जो कवि है क्षण भर में यानी कि एक ही पल में कवि के मन में जो विचार आता है, कोई अंधड़ मतलब आंधी के रूप में एकदम से कोई विचार आ जाना। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। कि जो किसान है वो जब बीज बोता है उसके बाद उस बीज को गलाने के लिए, उस बीज में से परिणाम निकालने के लिए रसायन, रसायन मैंने आपको अभी बताया कि जो वो कीटनाशक दवाइयों का, पानी का प्रयोग करते हैं, वो रसायन इस कवि की क्या है? कल्पना। कि जो उसके मन में अभी विचार आया था अब वो कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, उस विचारों के ऊपर सोचता है, सोच में वो कहीं से भी कहीं तक चला जाता है। बीज गल गया निशेष, रसायन पदार्थ डालने के बाद वो जो बीज कवि ने बोया था वो गल जाता है, समाप्त हो जाता है अंदर से जो परिणाम निकालने के लिए जो चीज़ किसान को चाहिए। तो जब कवि भी अपने विचारों को कल्पना में शामिल करता है, इमेजिनेशन करता है, तो क्या होता है? शब्द के अंकुर फूटे, तो उसके अंदर से कुछ शब्द निकलते हैं, शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस तरह से किसान का जो रसायन पदार्थ डालने के बाद क्या सामने आता है? पल्लव मतलब पत्ते, पुष्प मतलब फूल, नमित हुआ विशेष। नमित होता है झुका हुआ, क्योंकि जब किसी भी छोटे छोटे पौधे उगने शुरू होते हैं उसके ऊपर जो फूल लग जाते हैं तो वो थोड़ा झुका हुआ हो जाता है भार की वजह से। तो अब कवि की इमेजिनेशन के बाद वो शब्द निकलने शुरू हो गए। झूमने लगे फल, किसान के जो खेत था उसमें फल झूमने लग गए, मतलब फल निकलने शुरू हो गए। जिस चीज़ का उसने बीज बोया था वो निकलना शुरू हो गया। रस अलौकिक, हमने अलौकिक का मतलब अभी किया था। अलौकिक मतलब अद्भुत, अनोखा। क्या था ये अद्भुत अनोखा? ये था कवि की रचना जो उसने बनाई। अमृत धाराएं फूटती, उसमें से अमृत धाराएं फूटने लगी, मतलब कि जो रचना उसने बनाई पढ़ने वाले के हृदय को वो छू गई। रोपाई क्षण की, रोपाई मतलब रोपना, क्षण पल। अब कवि ने तो पल भर उसकी रोपाई की का मतलब कि उसने थोड़ी देर के अंदर ही अपने अंदर विचार बोए, अपने भावों को उसने फिर क्या किया कि इमेजिनेशन से, कल्पना से शब्दों का रूप दिया। तो उसकी जो ये रोपाई थी वो तो क्षण भर की थी, थोड़ी देर में उसने इस बारे में सोच कर लिख दिया। कटाई अनंतता की, अनंतता मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये जो कटाई है वो तो अंत तक चलेगी। कैसे? जब कोई भी किसान कोई भी फसल तैयार करता है तो वो उसे काट लेता है, वो उसको अगर दोबारा कोई फसल उगानी है तो उसे फिर से बीज डालना पड़ेगा, वही मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं होता। जो कवि की ये जो रचना बनकर तैयार होती है, उसका जो साहित्य है वो जब एक बारी बन जाता है तो उसकी वो जो रोपाई है यानी कि उसकी जो मेहनत है, उसके जो विचार हैं, वो उसके पल भर की थोड़ी सी देर की मेहनत थी, कटाई अनंतता की। लेकिन उसकी कटाई
अंत तक चलती रहती है। अंत तक मतलब, अब बच्चों देखो, आप किसी भी किताब को, किसी भी रचना को एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पढ़ने के बाद वो किताब ख़त्म हो जाती है या उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, या कोई और पढ़ेगा तो उसे वो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है, आपके बाद और बच्चे भी उसका आनंद उठाएंगे, उन बच्चों के बाद भी आगे वो चलता रहेगा। तो लूटते रहने से ज़रा भी कम नहीं होती ज्ञान। ज्ञान कभी भी कम नहीं होता बांटने से। तो कोई भी किसी भी किताब से अगर कुछ भी पढ़ता है, कोई कहानी, कोई कविता, ऐसा तो नहीं है कि उस किताब की, उस कविता की, उस कहानी की वैल्यू कम हो गई, वो तो नहीं हुआ, बल्कि हर बार जितने बच्चों ने पढ़ा वो ज्ञान बढ़ गया। तो ये जो कवि कर्म है वो एक ऐसी अलौकिक रस है, एक ऐसा अद्भुत रस है जिसकी जो कटाई है वो अनंतता, अंत तक चलती रहती है। मतलब कि उसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लूटते रहने से वो कभी भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र, पात्र मतलब बर्तन। अक्षय, अक्षय क्या होता है? जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये एक ऐसा बर्तन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब उस रचना के अंदर से जो रस प्राप्त होता है वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। छोटा मेरा खेत चुकोना, तो कवि का जो ये खेत है, ये जो उसका कागज़ का टुकड़ा है, वो जो उसकी रचना है उसके बारे में उसने बताया है कि ये मेरा जो खेत है चुकोना है। तो आशा है बच्चों आपको ये पूरी जो कविता है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कवि ने अपने कर्म की तुलना एक किसान से की है। तो आप इसके शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।